5 दिसंबर साल 1945 दोपहर को 2:10 पर यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस उड़ान को फ्लाइट 19 कहा जाता है। ये एक 3 घंटे का रूटीन ट्रेनिंग मिशन था। फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स थे, जिन्हें एक फ्लाइट लीडर लीड कर रहा है। ये 5 प्लेन्स फ्लोरिडा से फ्लाई करके ईस्ट की डायरेक्शन में जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन उड़ान भरने के 2 घंटे बाद इनके लीडर रिपोर्ट करते हैं कि अचानक से कंपस में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। इनका कंपस काम करना बंद कर जाता है। ये अपना बैकअप कंपस निकालते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाता है। इन्हें मालूम नहीं होता कि इस वक्त इनकी पोजीशन कहाँ पर है। ये बाकी प्लेन्स के पायलट से पूछते हैं, लेकिन उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी खराब हो चुके होते हैं। इन पायलट्स के लीडर का नाम लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर था। मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता खराब होना शुरू हो गया था। शाम के 4:56 पर टेलर को लगता है कि शायद उनके प्लेन्स गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं, इसलिए अब उन्हें ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई करना होगा वापस फ्लोरिडा जाने के लिए। इसलिए वो बाकी तमाम प्लेन्स को कमांड देते हैं कि ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लाई किया जाए, लेकिन कुछ क्रू मेंबर्स को लगता है कि वो ऑलरेडी ईस्ट में मौजूद हैं, तो उन्हें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। मौसम बिगड़ना शुरू हो जाता है, सूरज ढल जाता है और रात का अंधेरा छा जाता है। माना जाता है कि इस वक्त ये प्लेन्स फ्लोरिडा से 370 किलोमीटर दूर ईस्ट में थे। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है और इसके बाद ये पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक हम ये नहीं जानते कि ये प्लेन कहाँ गए और इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मैरिनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। इसमें 13 क्रू मेंबर्स होते हैं और इनका काम होता है उस फ्लाइट 19 को ढूंढना। ये ढूंढने तो निकलता है, लेकिन ये खुद भी गायब हो जाता है। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब, और अब मैरीन सर्च एंड रेस्क्यू एयरक्राफ्ट के 13 लोग गायब हो जाते हैं। इसके बाद कई दिन तक एक बहुत ही बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। ये उस वक्त का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, लेकिन ना तो किसी इंसान की बॉडी मिलती है और ना ही किसी एयरक्राफ्ट का टूटा हुआ कोई हिस्सा मिलता है। जहां पर ये दोनों मिशंस गायब हुए थे, उस जगह को आज हम बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा है, जहां पर आज तक तकरीबन 100 से भी ज़्यादा एयरक्राफ्ट और बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्योर्टो रिको तक और ऊपर बरमूदा कंट्री तक फैला हुआ है। ये तकरीबन 5 लाख स्क्वायर माइल से भी बड़ा एरिया है। बरमूदा ट्रायंगल के किस्से तकरीबन 500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जब नई दुनिया की खोज के लिए निकले थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि वो जब इस एरिया से गुजरे थे, इनका कंपास काम करना छोड़ गया था। और एक रात जब उन्होंने अपने जहाज से बाहर देखा, तो उन्हें आसमान पर एक बहुत ही अजीब सी रोशनी दिखाई दी। एक स्ट्रेंज लाइट जो आसमान में आग की तरह लग रही थी, और वो आग का गोला उन्हें समंदर में गिरता हुआ दिखाई दिया। एक और इंसिडेंट हुआ था साल 1918 में यूएसएस साइक्लोप्स जहाज को लेकर। यूएस नेवी का उस वक्त का वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट शिप ऑफ यूएस नेवी। अमेरिका की नेवी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एसेट था। ये कोल की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। 4 मार्च 1918 को तकरीबन 306 लोग बैठे थे इस यूएसएस साइक्लोप्स में, लेकिन ये जहाज़ भी अपने सफ़र में अचानक से गायब हो जाता है। इस जहाज़ के गायब होने ने सबको शॉक करके रख दिया था। यूएस नेवी का सबसे बिगेस्ट और फास्टेस्ट शिप ऐसे कैसे गायब हो सकता है। इसके अलावा साल 1881 में एक 210 फीट लंबा बहरी जहाज़ जिसका नाम एलन ऑस्टिन था, ये जहाज़ लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था, लेकिन रास्ते में एलन ऑस्टिन को एक अनजान जहाज़ दिखाई देता है। ये शिप
اسے برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا کے پاس نظر آتا ہے۔ باہر سے دیکھنے میں تو یہ ایک بالکل نارمل جہاز لگ رہا تھا، لیکن اس جہاز کے اندر کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ تو ایلن آسٹن کے کیپٹن نے سوچا کہ میں اس جہاز میں جا کر چیک کرتا ہوں کہ اس جہاز میں آخر ہوا کیا ہے۔ پہلے انہوں نے 2 دن تک اپنے جہاز کو اس جہاز کے قریب لے جا کر دیکھا کہ شاید اگر کوئی اندر موجود ہو تو وہ باہر نکل کر ہمیں کوئی سگنل دے، لیکن 2 دن تک کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اس کے بعد کیپٹن نے اس جہاز میں قدم رکھا۔ اس جہاز میں بہت ساری چیزیں موجود تھی۔ اس وقت لوگوں کو پائریٹس کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں پائریٹس ان کے جہاز پر حملہ نہ کر دیں۔ یہ پائریٹس جہاز سے سامان لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن اس جہاز میں تمام ویلیویبل سامان موجود تھا۔ تو ایلن آسٹن کے کیپٹن یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس جہاز کو اپنے ساتھ سفر میں آگے لے جائیں گے۔ تو وہ اپنے کچھ کرو ممبرز کو اس جہاز میں بٹھا دیتے ہیں۔ کچھ دور تک تو یہ جہاز ایک ساتھ چلتے ہیں، لیکن پھر اچانک ایک سمندری طوفان آ جاتا ہے۔ اس طوفان کی وجہ سے ان دونوں جہازوں کے رستے الگ الگ ہو جاتے ہیں اور وہ انجان جہاز دوبارہ سے غائب ہو جاتا ہے۔ طوفان ختم ہونے کے بعد ایلن آسٹن کے کیپٹن دوبارہ سے اس جہاز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور دور انہیں اپنے اسپائی گلاس سے وہ جہاز دوبارہ نظر آتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ دوبارہ سے اس جہاز میں کوئی انسان موجود نہ تھا۔ جن کرو ممبرز کو انہوں نے اپنے جہاز سے دوسرے جہاز میں بھیجا تھا وہ اچانک سے غائب ہو چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایلن آسٹن کے کیپٹن نے دوبارہ سے اپنے کرو ممبرز کو اس جہاز میں بھیجا اور اس جہاز کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن 2 دن بعد دوبارہ سے طوفان آتا ہے اور وہ کہانی دوبارہ ریپیٹ ہوتی ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے انسیڈنٹس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس پر کئی تھیوریز بنائی گئی۔ کچھ لوگ تو اس چیز کا بلیم ایلینز پر ڈال دیتے ہیں کہ ایلینز اپنی اسپیس شپ میں آتے ہیں اور ان جہازوں کو اڑا کر لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کا سمندر ہی ایسا ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جہاز ہے وہ اس میں ڈوب جاتا ہے۔